हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इसमें जो एक क्वेश्चन था वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि मैरिज कब तक हो सकती है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे इसको भी देखेंगे कि लाइफ के अंदर चैलेंजेस क्यों आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो इस कुंडली के अंदर अगर हम बात करें, फर्स्ट हाउस जो है उसके स्वामी बनेंगे शनिदेव, और वो वक्री भी हो रहे हैं। अब यहाँ पे शनि का वक्रत्व जो है वो ना तो बहुत अच्छा कह सकते हो आप, ना बहुत बुरा। अगर शनि वक्री होकर ट्वेल्थ की तरफ चले भी जाते तो प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ट्वेल्थ में राहु बैठे, ये जो अप्रोच होगी शनि के राहु की तरफ, वो थोड़ी सी चुनौती दिखाएंगी, ठीक है। क्योंकि उस कंडीशन में शनि और राहु का कॉम्बिनेशन होता है। उसके ऊपर भी एक चीज जो कि समझने वाली है वो ये कि फर्स्ट हाउस के अंदर खुद शनि का आके बैठना, उसकी वजह से उसकी जो दृष्टि है वो आपके सेवंथ हाउस के ऊपर है, टेंथ हाउस के ऊपर भी काम कर रही है और थर्ड हाउस के ऊपर भी काम कर रही है। शुरुआत में कुछ चुनौतियां होती हैं ऐसे लोगों को, लेकिन जैसे जैसे ये अपने एज के 33 से 36 ईयर को क्रॉस करते हैं, इनके पर्सनैलिटी में ग्रोथ आना शुरू होता है। इस लिहाज से देखा जाए तो सबसे पहली कंडीशन तो मैं ये मानूंगा कि मैरिज अभी तक नहीं हुई वो बेटर है, क्योंकि होती तो गोचर में चुनौतियां खड़ी हो चुकी होती। एक चीज। दूसरा, यहाँ पे जो फॉर्मेशन है, एक बार जरा लगन को समझने की कोशिश करें। यहाँ पे जो लगन कनेक्ट हो रहे हैं वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से आ रहे हैं, जो कि सूर्य के पास होता है। सूर्य का नक्षत्र होने की वजह से व्यक्ति जो है उसमें एट्थ हाउस की पोटेंशियल बहुत हाई है। सूर्य की पोटेंशियल काफी ज्यादा नजर आती है, जिसकी वजह से चीजें थोड़ी सी डिले भी होती नजर आती हैं। एक फॉर्मेशन ये है। दूसरा फॉर्मेशन जो यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है वो क्या, कि सूर्य और मंगल की आपस में युति बनी हुई है। इसकी वजह से थोड़ा सा चीजें जो है, मन की खुशी कह लीजिए, लाभ कह लीजिए, उसमें भी कुछ डिलेज है। थोड़ा एग्रेसिव नेचर भी हो सकता है, रीजन कि सूर्य और मंगल का कॉम्बिनेशन है। अब दूसरी चीज, इस पर्टिकुलर कुंडली के अंदर अगर हम देखें तो आपके जो सेवंथ हाउस के स्वामी हैं चंद्रमा, उनकी प्लेसमेंट अच्छी कही जा सकती है, क्योंकि वो मीन राशि में बैठे हैं अपने सिनेमा में। और जो एट्थ हाउस के लॉर्ड हैं वो अपने से जस्ट एक राशि आगे बैठे हैं, और वो भी परिवर्तन करके बैठे हैं। यहाँ पे ये जो परिवर्तन हो रहा है ये थोड़ी सी चुनौतियां दे रहा है, ठीक है। इसका खामियाजा क्या हो रहा है पहले इसको समझ लीजिए। इस कुंडली के अंदर जो बुध है उसकी स्ट्रेंथ कम पड़ रही है, तो यहाँ पे आपको बुध को बल देना जरूरी होगा। क्योंकि अगर हम देखें तो सेवंथ हाउस भले 7.8 पर आ रहा है, लेकिन इंडिविजुअल प्लैनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मरकरी थोड़ा सा वीक पड़ता हुआ नजर आता है। जबकि साथ ही साथ यहाँ पर आपको मंगल को, क्योंकि फोर्थ हाउस और कहीं ना कहीं इस कुंडली में 11th हाउस को भी बल देने की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे 9th हाउस को कंसीडर करूं, देखिए 9th और 6th, इन दोनों में 9th जो है वो भी थोड़ा सा वीक पड़ रहा है, 7 से कम जा रहा है। तो यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं। एक, या तो मरकरी के लिए स्टोन यूज हो, इसके बजाय कि स्टोन यूज करें, जो रिलेटिव्स हो सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कहीं बुआ हो गई, ऐसे किसी रिलेटिव्स के साथ रख सकते हैं, उनकी सेवा करते हुए ये अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या खुलता है, या तो कोई हरे पौधों को अपने घर के अंदर रखने की कोशिश करें, जिससे कि बुध को बल मिले। यहाँ पे मैं पन्ना पहनने को नहीं कह रहा, कारण यह है कि वो 6th हाउस के भी स्वामी है, बेवजह में रोग चोट की स्थिति न उत्पन्न कर दे। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि बुध आपके नवांश कुंडली में खुशियों का भी और साथ साथ सप्तम भाव का भी स्वामी है। यहाँ पे भाग्य भी किसी हद तक रोक रहा है, कुछ हद तक यहाँ पे कमजोर होना बुध का मैरिज को नेचुरली थोड़ा सा डिले भी कर रहा है। तो ये तो दो फैक्टर हैं। उपाय जो आपने मांगे थे उसके रूप में ग्रीन जो पौधे हैं, हरे कपड़े हैं, और थोड़ा सा हो सके तो जो भी आपके अंकल आंटी हैं, क्योंकि बुद्ध से कनेक्शन है, उनकी सेवा, उनके आशीर्वाद लेते हुए चलेंगे, बुद्ध थोड़ा सा मजबूत होगा तो यहाँ पे चीजें आपको बनती हुई दिखेंगी। दूसरा जो आपका कंसर्न है कि मैरिज कब हो नहीं सकती है, तो मैरिज के लिए देखिए एक जो दशा है, क्योंकि चंद्रमा स्पेशली यहाँ बैठा है, इसकी वजह से राहु की दशा चल रही है, जो कि 12वें घर से चल रहा है। हो सकता है काफी ज्यादा स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीजों को दिमाग के ऊपर दे रहा हो, इसमें कोई अभी डाउट नहीं है, ठीक है। आगे जाकर थोड़े समय के बाद हम अगर देखें तो केतु की दशा हो चुकी, शुक्र की दशा जब चल रही होगी उसमें 2023 में तकरीबन तकरीबन आप मई से मान लीजिए, मई 2023 से लेकर मार्च 2024 के बीच में जाके कहीं पर मैरिज की एक संभावना बन सकती है,
ठीक है। अब इसमें दो बातों को ध्यान रखते हुए चलना है, क्योंकि माइंड के ऊपर एक तो राहु का फॉर्मेशन है, तो जो कुछ भी है अभी थोड़ा सा पीरियड स्ट्रेसफुल ही रहेगा, एक बात। ठीक। दूसरी चीज जो ध्यान रखनी है, क्योंकि नवांश कुंडली के अंदर चंद्रमा राहु का कॉम्बिनेशन बनता है, तो उस वजह से भी ऐसी स्थिति ना डेवलप हो कि मैरिज तो हो लेकिन थोड़ा समय के लिए वहां पे संघर्ष खड़ा हो। कोशिश ये करिएगा कि राहु को कंट्रोल करने की कोशिश करें। योगा, मेडिटेशन उसको यूज कर सकते हैं, या फिर दुर्गा जी के मंत्र को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि आप राहु से जो थोड़ा सा एक अचानक का तत्व और फ्रस्ट्रेशन का, ये जल्दबाजी का जो नेचर आता है, उसमें थोड़ा सा कंट्रोल हो सके। जो नॉर्मल दशा सिस्टम इनका चलता है उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इनके ऊपर इस समय जो दशा प्रभाव है वो तकरीबन तकरीबन शुक्र का है। शुक्र इस लगन कुंडली के अंदर 7th हाउस से कनेक्टेड है, और कहीं ना कहीं आपके नवांश के अंदर भी 7th हाउस पे दृष्टि रखते हैं, उच्च के होके बैठे हुए स्वामित्व रखते हैं 10th हाउस स्टेटस का, और कहीं ना कहीं 5th हाउस का भी। तो इस लिहाज से देखा जाए तो इनके कुंडली के अंदर ये जो शुक्र की दशा चल रही है 2022 से, ये आगे जाके आपको मैरिज में कन्वर्ट हो सकती है। इसमें भी पीरियड तकरीबन तकरीबन वही आ रहा है 2023 में। यहाँ पे हम इसको अक्टूबर के आसपास से देख रहे हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा कि मई के बाद से लेकर 2024 का जो मार्च अप्रैल है वहां तक आप मैरिज को होते हुए देख सकते हैं। ये तो एक कंडीशन हुई। दूसरी चीज यहाँ पे इसको और चेक कर देते हैं, तो वीनस का जो फॉर्मेशन है वो अश्लेषा नक्षत्र से जुड़ रहा है। अश्लेषा नक्षत्र से जुड़ने का मतलब है कहीं ना कहीं वो बुध के साथ कनेक्ट है, जो कि आगे जाके आपको लाइफ में एक चेंज देने की कोशिश करेगा, और प्लेस चेंज होने की भी कोशिश शुक्र की इन दशाओं के अंदर होती हुई सी नजर आएंगी। ठीक है। अब जो दूसरा कंसर्न है कि क्यों कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं, उसके जवाब के लिए देखते हैं। तो इस पर्टिकुलर कुंडली के अंदर अगर थोड़ा ध्यान से समझें, वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात अगर की जाती, तो उसके अंदर जो शनि का वक्रत्व है वो थोड़ा सा आपको चुनौती दिए हुए, क्योंकि राहु के साथ शनि का जब संबंध बनेगा तो राहु शनि के नेचर को भी बढ़ा देगा, यानी कि दुख और देरियों को थोड़ा सा बढ़ाता है। इस वजह से ये जो वक्रत्व शनि की प्रॉब्लम है उसके कारण आपको थोड़ी चुनौतियां देखने को मिल रही हैं। ठीक है, यह फॉर्मेशन धीरे धीरे करके अपने आप को ओवरकम करेगा। अभी तक मैरिज नहीं हुई, हम इसको अच्छा ही मानेंगे विद द रीजन कि जब यहाँ पे शनि का गोचर हो रहा है वो ना सिर्फ कि 7th हाउस बल्कि 7th हाउस के लॉर्ड को भी प्रभावित कर देता है। ऐसी परिस्थिति के अंदर चुनौतियां बढ़ जाती साझेदारियों को चलाने के लिए। इसलिए यहाँ पे जो अभी आने वाला ड्यूरेशन है उसके अंदर आपको इवेंट्स होने की काफी अच्छी संभावनाएं बनती हुई सी नजर आएंगी। चंद्रमा के ऊपर से राहु का गोचर हो रहा होगा, तो सूर्य का गोचर जो है वो कहीं ना कहीं, केतु का गोचर जो है वो सूर्य और मंगल के ऊपर से भी हो रहा होगा, जो कि 8th हाउस के लॉर्ड भी है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में ये जो ट्रांजिट्स आने वाले वक्त में होंगे 2023 के आगे जाकर, उस पीरियड में थोड़ा सा सावधानी के साथ अभी आगे चलना चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे करके चीजें जो है वो संभलना शुरू होंगी, सुधरना शुरू होंगी। उसका रीजन क्या है कि जो दशा है वो दशा शुक्र की है, जो कि परिस्थिति में योग कारक दशा मानी जाएगी। ठीक, प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम इस बात पर हो रही है, ये दशा तो अपने आप में काफी लंबी दशा है, जब तक यह राहु की दशा का प्रभाव मस्तिष्क के ऊपर बना हुआ है तब तक थोड़ा सा चैलेंज, फ्रस्ट्रेशन महसूस होता रहेगा। इसलिए राहु के उपाय की यहाँ पे सलाह दूंगा। और अगर हम पास्ट बर्थ चार्ट से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं इवेंट्स में, तो वहां पे हमें दिखाई देता है कि जो इनके गुरुदेव हैं वो थोड़े से नीच राशि से थे, इसलिए कुछ चुनौतियां जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। जनरल हैप्पीनेस को लेकर भी एक चीज, दूसरा कि मैरिज के अंदर डिले के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, लेकिन आने वाले समय में जो आपका कंसर्न क्वेश्चन है मैरिज, वो होती हुई नजर आएगी। तकरीबन तकरीबन आप उनको 2023 और 24 के बीच के पीरियड को कह सकते हो। यहाँ पे ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट 33 से लेकर 36 की एज के बाद ही एक अच्छी ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलते हैं, जब इस तरीके के शनि के जुड़े हुए लगन हो तब। इस कुंडली में मंगल को हम डायरेक्टली स्ट्रेंथ तो नहीं दे सकते, ठीक है, लेकिन कोशिश आप ये करिएगा, क्योंकि यहाँ पे सूर्य और मंगल दोनों का एक योग बना हुआ है, तो मंगल के लिए आप नॉर्मल जो पूजा होती है हनुमान जी की उनको कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये जो मांगलिक प्रभाव अष्टमेश के ऊपर है उसमें
कुछ रिलीफ महसूस हो। नहीं तो ये कहीं ना कहीं सूर्य के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुंडली मांगलिक है, थोड़ी सी चुनौतियां, चैलेंजेस बढ़ी हुई कह सकते हैं। और यहाँ पे क्योंकि परिवर्तन हो रहा है बुध का और सूर्य का, ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक चुनौतीपूर्ण या चीज़ों में, भाग्य में भी देरी होने की जो केस है वो आपको बनती हुई सी नजर आई थी। ठीक है, सूर्य को इसलिए मैं कोई भी उपाय करने का नहीं कह रहा, सीधे सीधे बुध को आप स्ट्रेंथ करेंगे, पौधा लगा के भी कर सकते हैं और ग्रीन कलर को यूज करके। मंगल के लिए आप हनुमान जी के मंत्र को यूज कर सकते हैं। राहु को आपको 2028 तक कहीं ना कहीं कंट्रोल रखना है, क्योंकि वही फ्रस्ट्रेशन देने की वजह बन रहा है इस कुंडली के अंदर। मैरिज के अंदर जहां तक आपकी सिचुएशंस हैं, वहां पे सूर्य की जो एस्पेक्ट है वो थोड़ा सा नॉट सो गुड। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक तरफ से शनि और एक तरफ से केतु था। इसको एक तरफ देखें तो पापकत्री फॉर्मेशन था, लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि शनि पापकत्री के बजाय पीछे जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए थोड़ी सी राहत की बात कही जा सकती है, जिसकी वजह से आपको देर से ही सही लेकिन कुछ बेटर चीजें देखने को मिल सकती हैं। जहां तक गेन्स की पॉइंट ऑफ व्यू है या हैप्पीनेस का पॉइंट ऑफ व्यू बनता है, वहां पे अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको समझ में आता है कि जो 4th हाउस के लॉर्ड और 11th हाउस के लॉर्ड है मंगल, वो नवांश में जाके नीच राशिस्थ हो रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ी चुनौतियां बढ़ती हैं और इसका नीच भंग यहाँ पे नहीं हो पा रहा। दूसरी चीज, इस पूरी कुंडली के अंदर जो ये नवांश आ रहा है वो 3rd हाउस से आ रहा है, इसलिए लाइफ के अंदर नेचुरली एक संघर्ष है। मैरिज के अंदर भी थोड़ा सा संघर्ष रहेगा। रीजन वही है कि दशा थोड़ी सी अभी राहु की लंबी है, इसलिए कुछ समय तक मैरिज लाइफ के अंदर भी चैलेंजेस रहेंगे। धीरे धीरे जाके सिचुएशन जो है वो बेटर होती हुई नजर आ जाएंगी। धन्यवाद।